नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों के चयन के लिए एक ही आयोग का गठन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने इसके लिए बनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग चयन के गठन को लेकर लखनऊ में बैठक करी। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड और आयोग गठित हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों के चयन किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति वही आयोग करेगा। टीआईटी की परीक्षा भी आयोग ही कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के संबंध में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर राज्य में जल्द होने वाला है। इसको लेकर के गुलाब देवी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाएंगे। धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इन सबको जोड़कर एक गठन कर रहे हैं वो आयोग का। इससे बहुत स्वच्छता आएगी, पारदर्शिता आएगी और मानक के आधार पर सबके लिए उनको नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिससे कि लोग इसमें होंगे, अनुभवी लोग इसमें होंगे और विशेषज्ञ लोग इसमें होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को जेल में सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में बरेली जेल के अधीक्षक राजीव कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा नैनी जेल के अधीक्षक और बांदा जेल के अधीक्षक पर भी गाज गिरी है। नैनी जेल के जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह और बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को भी निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। डीजी कारागार एसएन साबत ने इस बात की जानकारी दी है। प्रयागराज बांदा जेल के अधीक्षक सस्पेंड हुए हैं। बरेली, बांदा और प्रयागराज 3 जगहों के जेल अधीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है। कारागार डीजी एसएन साबत ने इस बात की जानकारी दी है। यूपी में 3 जेल अधीक्षकों को निलंबित किया गया है और ये कार्रवाई क्यों की गई है, समझिए। अतीक के भाई अशरफ को सुविधा देने का मामला था। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव। तौकीर, जिस तरीके से हम लगातार अतीक पर नजर बनाए हुए हैं, अतीक को एक तरफ साबरमती से तिहाड़ शिफ्ट किया जाएगा, दूसरी तरफ उनके परिजनों का भी खास ख्याल उत्तर प्रदेश प्रशासन रख रहा है। 3 जेल अधीक्षकों को जिन्होंने अतीक के भाई को सुविधाएं मुहैया कराई थी, उनको निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर जेलों में जो सुविधाएं मिलती हैं इन माफियाओं को, आखिर उसका तोड़ क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही जो दबाव रहता है अधिकारियों पर, इसकी वजह से इनको काफ़ी सुविधाएं जेलों में मुहैया रहती हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लोगों से मुलाकातों का दौर हो, या फिर जो लोग वहाँ से जो ऑपरेशन चलते हैं, यहाँ से जो अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, वो पूरी तरह से इन जेल के जो अधिकारी हैं इनके बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। ये तो तस्वीर साफ हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही अभी डीजी जेल आनंद कुमार को हटाया गया था, एसएन साबत को कुर्सी दी गई थी, उन्होंने बैठते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात है, बरेली जो जेल अधीक्षक है राजेश शुक्ला, वो सस्पेंड किए गए। बांदा के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड किए गए और नैनी जेल यानी कि प्रयागराज के नैनी जेल से शशिकांत को जो सस्पेंड किया गया, शशिकांत सिंह को। और ये तीनों ही जो जेल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि एक बरेली जेल है जहां पर अशरफ रहते हैं, जिसमें अतीक के भाई हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप है। जो अभी हत्याकांड हुआ उमेश पाल, उसमें भी उनका नामजद उनके ऊपर एफआईआर है। इसके अलावा
बांदा जेल जहां पर मुख्तार अंसारी रहते हैं, इसके अलावा नैनी जेल जहां पर पूरा यानी कि कह सकते हैं जो साम्राज्य हती का जो इनके करीबी हैं वो सब नैनी जेल में रहते हैं। तो तीनों ही जेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अगर यहाँ के जो अधीक्षक हैं अगर वो सुविधाएं दे रहे थे, उनको सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि ऐसे फिर आप कैसे कार्रवाई की दलीलें देते हैं कि इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि ये पूरा अपना गैंग एक जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। फोन कॉल्स हो रही हैं, जैमर की बात कही गई थी कि जेलों के बाहर जैमर लगाए जाएंगे और वहां से कॉल नहीं हो पाएगी, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जेल से बात की जा रही है। एक विषय और भी मैं समझना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं महकमे की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई है अतीक के तमाम गुर्गों को कि अगर जेल में जाओगे तो ये मत सोच लो कि वहां भी आप बुलेट राजा बन के घूम सकते हैं, बल्कि वहां तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी और चक्की भी पीसना पड़ेगा। तुमको जो भी सुविधाएं मुहैया करा रहा है उस पर हम गाज गिराएंगे ही गिराएंगे, ये मैसेज देने की पूरी कोशिश की है इस दौरान। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे साबरमती जेल से एक तस्वीर आई थी पिछली बार होली की, जहां पर अतीक अपने लोगों के साथ रंग खेल रहे थे और जेल अधीक्षक और सभी अधिकारी उनके साथ एक टेबल पे बैठे नाश्ता पानी कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये कैसे आप इसको मोहर लगाई जा सकती है कि जो नए लोग आएंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे या वो सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे, इसको तस्दीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी अधिकारी रहे, यहाँ तक कि सालों से ये लोग जेल में हैं, जाहिर तौर पर कि वो अधिकारी कुछ बेहतर भी रहे होंगे उसमें, लेकिन समय की बात की जाए तो वहाँ पर इनका समय बहुत बेहतर भी था, उस तरह से सुविधाएं इनको मिलती रही। तो यही वजह है कि बीच बीच में अक्सर इस तरह की खबरें भी आती हैं कि यहाँ पर अचानक छापा मारा तो ये मिला, वो छापा मारा तो वो मिला। चित्रकूट जेल की बात कीजिए, अब्बास अंसारी, वहाँ पर भी यही हुआ, अचानक वहाँ पर जो वहाँ की एसएसपी और डीएम ने अचानक छापा मारा तो वहाँ पर उनकी पत्नी एक कमरे के अंदर मिली और वहाँ पर उनके फ़ोन जो थे वो उनके साथ थे, यानी कि अब्बास उन फोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे जो अधिकारी पहले बैठाए गए, यानी कि इन जेलों में जो लोग हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, ये सभी लोगों की निगरानी के लिए पहले भी तो अच्छे अफसरों को ही तैनात किया गया होगा, उन पर भरोसा किया गया होगा कि वो ऐसे लोगों पर सख्ती करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब उनके नाम सामने आए हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, तो ऐसे क्या गारंटी ली जाए कि जो आगे लोग जिनको तैनाती मिली है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे या वो मोह माया में नहीं फंसेंगे। इंतजार करना होगा कुछ समय के लिए, लेकिन अब फिलहाल अतीक की मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं, क्योंकि सजा याफ्ता कैदी हो गए हैं, सजा का ऐलान हो चुका है, मुख्तार पे भी सजा का ऐलान हो चुका है, तो अब इनके लिए कुछ मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि अब इनकी बैरक भी चेंज होगी, इनको काम भी करना पड़ेगा और इनका जो एक नंबर है वो अलर्ट हो चुका। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब सबके नंबर अलर्ट हो चुके हैं, लेकिन परेशानियां जरूर बढ़ेंगी। लेकिन अब इनको किस तरह की सहायता मिलती है उन जिलों में, ये आने वाला समय बताएगा। क्या पूरी तरह से रोक लगेगी या सरकार इस पर भी? बिल्कुल, सभी की नजर रहने वाली है। आमिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज बेहद अहम हो जाता है। आमिर, हम उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों की क्योंकि बात कर रहे हैं, अशरफ का कनेक्शन भी नैनी से है, अतीक का कनेक्शन भी प्रयागराज से है। ऐसे में नैनी जेल के जो अधीक्षक हैं शशिकांत, तो उनका तबादला कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, माफ कीजिएगा। निलंबन के बाद क्या एक मैसेज गया है, नैनी जेल के आसपास का नजारा क्या बयां कर रहा है? अभी बता दें किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी करीब 11 लोग पर कार्रवाई की गई, पुलिस कर्मियों पर, फिर 17 कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर की गई, जिनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर किया गया। आज नैनी जेल और बांदा और इसी तरह से बरेली जेल के जिस तरह से चला गया है निलंबन अधीक्षकों का, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। मगर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जांच सीएम योगी की तरफ से लगातार कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है, मगर उसके बावजूद पुलिसकर्मी और जितने सरकार से जुड़े हुए अमले हैं मदद पहुंचाने में बाहुबली पुलिस पार्षद अतीक अहमद को लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि बाहुबली एक सरकारी अमले में ही बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहा जाए कि ये वो दीमक हैं जिनको धीरे धीरे करके नष्ट करना पड़ेगा, तो कोई दो राय नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जेल की हैं जिस दौरान जेल में बंद था अतीक, और देखिए सेहत में कोई कमी नहीं है। ये आप पूर्व तस्वीर अपने साइड में देख पाएंगे, और ये मौजूदा तस्वीर है जब साहब पेशी के लिए आए थे। पेशी के लिए जब आए तो इस दौरान
बहुत कुछ कहते नजर आए, लेकिन डील डॉल और स्वास्थ्य में, तबीयत में और सेहत में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं, चेहरे की चमक बरकरार है, तो समझिए घी कहां से मिल रहा होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया। तो वहीं उनके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जिला कार्यालय पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें निकाय चुनावों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया है। नगर निकाय आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद सभी पार्टियां अब मैदान में आ गई हैं, तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यालय पर बैठकों का दौर एक तरीके से करते नजर आ रहे हैं और 17 नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों को लेकर के मंथन भी कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से आए टिकट के दावेदार अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए पार्टी कार्यालय में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। तो चर्चा हमेशा होती है। समाजवादी पार्टी तो रोज चुनाव लड़ती है, उसके लिए कोई एक दिन नहीं होता है और दिशा में हमेशा समाजवादी पार्टी सतत प्रगतिशील रहती है। आज प्रदेश कार्यालय पर वीरांगना झलकारी बाई का क्रांति दिवस मनाया गया, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने झलकारी बाई जी के कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर और उनके बलिदानों पर चर्चा किया और खेद भी व्यक्त किया कि जो सम्मान देश की आज़ादी के बाद इन वीरांगनाओं को मिलना चाहिए, आज नहीं मिला। हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि वीरांगना झलकारी बाई कोरी, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और वीरगति को प्राप्त हुई थी। नगर निकाय आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद से ही लगातार जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन जारी है पार्टी कार्यालय पर। खास बात है कि जो 17 जो मेयर की सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर यहाँ पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। आज सुबह से ही लगातार मंथन चल रहा है, करीब 3 घंटे होने को हैं और यहाँ पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग जिलों के प्रत्याशी हैं वो दावेदारी करने के लिए लगातार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। एक बड़ी तादाद और भीड़ आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नजर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसके पहले उन्होंने कई ऐसे प्रभारी बनाए हैं जिलों के निकाय चुनाव को लेकर। कई ऐसे सांसद और पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो निकाय चुनाव में पूरी मजबूती से लड़े। सबसे बड़ी बात है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर इस चुनाव को कहीं ना कहीं रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हुए हैं कि कैसे भी, क्योंकि जो 17 चुनाव की सीटें होंगी यही लोकसभा में तब्दील होंगी आने वाले समय में, तो यही मेयर का जो चुनाव है इन 17 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। अलग अलग जिलों का भ्रमण हो रहा है। जो सीनियर लीडर हैं खासकर शिवपाल सिंह यादव वो भी अलग अलग जिलों में दौड़ रहे हैं। लगातार जो रूठे और जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि यहां से ग्राउंड यानी कि बूथ स्तर को मजबूती के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर मजबूती लानी होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और जहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही तमाम विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के साथ साथ अन्य विकास योजनाओं को लेकर मिलने वाले बजट पर विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर आज महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कांग्रेसियों का कहना है कि महानगर कांग्रेस किराए के
टट्टू पर नहीं चलेगी। सीपी शर्मा को वरिष्ठ जनों का सम्मान करना होगा, नहीं तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें अनुशासन सिखा देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए सीपी शर्मा को महानगर अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था। इसको लेकर कल सीपी शर्मा की ओर से बुलाई गई पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा और पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि आप बीजेपी में आइए, आप जैसी जुझारू महिला, व्यवहार कुशल महिला की इस पार्टी में भी जरूरत है। और आपको जो है मेयर का इलेक्शन, मैंने कहा बातों बातों में, मैंने कहा आपके पास तो 12 कैंडिडेट है और मैं पार्टी छोड़ के क्यों आऊँ। तो उन्होंने बोला आपको मेयर बनना है ना, वो हमारा काम है, लेकिन हम रुद्रपुर को कांग्रेस मुक्त रुद्रपुर बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे नगरपालिका अध्यक्ष का भी टिकट दिया और हमेशा मुझे सम्मान दिया है और हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बात आई गई हो गई, सीट रिजर्वेशन हुई, लेकिन आज ये जो सीपी शर्मा वो आरोप लगा रहे हैं कि भेड़ जी, जगदीश तनेजा और मीना शर्मा बीजेपी में जाएंगे। आए दिन ही अफवाह उड़ाते रहते कि भाजपा में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। अरे मुझे जब इतना बड़ा ऑफर मिला तब मैं भाजपा में नहीं गई और मैं अपनी पार्टी छोड़ के क्यों भाजपा में जाऊंगी। वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से प्रदेश में जहां एक ओर शराब के दाम घटे तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बिजली, पानी और स्वच्छता महंगी हो गई, जिसके चलते आज राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना रहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूल की किताबों पर 48% टैक्स लगाने के साथ साथ गैस और दूध के दामों में भी इजाफा कर दिया है। वहीं कमलेश रमन ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए प्रदेश की जनता ने सरकार को वोट देकर दोबारा सत्ता में स्थापित किया था। दामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। ठीक है, आपने शराब सस्ती कर दी, लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें आपने 48% बढ़ा दिया। स्कूल की फीस आपने महंगी कर दी, ड्रेस महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी, गैस के दाम महंगे कर दिए, और तो और जो हम रोजमर्रा का जो दूध उसको आपने महंगा कर दिया। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने क्या गलती कर दी आपको वोट दे करके। तो आज तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुंभकर्ण की नींद सोने वाले धामी सरकार को जगाना चाहते हैं कि शराब को जो आपने सस्ता किया है, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते लेकिन शराब सस्ती कर सकते हैं, नशे की ओर इस प्रदेश को ढकेलने का काम धामी सरकार ने किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। रेखा पांडे ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सोच छोटी और बड़ी होती है। रेखा पांडे अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में रहने वाली हैं। वो टैक्सी चलाने का काम पिछले 1 महीने से कर रही हैं। रानीखेत से हल्द्वानी डेली सर्विस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में ये आम बात हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी परिवेश वाले राज्य के लिए ये वाकई एक बड़ी मिसाल है। ये मेरे दिमाग में वैसे सडनली ही आया है ये विचार की, क्योंकि पहले हमारा ये बिज़नेस मेरे हस्बैंड का है, तो बीच में उनका थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर मतलब हमें ड्राइवर भी रखने पड़े। 2 महीने हमने करीब ड्राइवर रखे, लेकिन उनका काम कुछ संतुष्टिदायक नहीं था। तो अब मालिक भी कई जगह ये चीज़ें नहीं वो कर सकता है फॉलो, लेकिन फिर लास्ट में मुझे फाइनली ड्राइवर हटा के मैं 1 दिन लेके आई टैक्सी, फिर दूसरे दिन लाई, तो मुझे ये लगा कि शायद मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो मैंने फिर इसको खुद से करा है। तो और अपने करने में अच्छा भी लगा कि मैं इसको बेस्ट अदर उनके उससे बेस्ट कर भी सकती हूँ, और इससे अर्निंग भी है, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा डेवलप होगी। आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वन विभाग के नए मुखिया के तौर पर आईएफएस राजीव भरतरी ने चार्ज संभाल लिया है। 25 नवंबर 2021 को अलग अलग अनियमितताओं के चलते पद से हटाए गए भरतरी ने कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद दोबारा से वन प्रमुख की कुर्सी संभाली है। तो वहीं चार्ज संभालने के बाद राजीव भरतरी ने खासा उत्साह दिखाया। हालांकि काम करने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट भी है। अपने सेवा काल के इस चरण में, अंतिम चरण में, पाने से ज्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए
और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे ये पुनः अवसर दिया, और माननीय न्यायालय का जिन्होंने एक मेरे साथ न्याय के लिए रामनगर में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार अब रिहायशी इलाकों में भी धमक दे रहे हैं। इसी कड़ी में उम्मेदपुर पेट्रोल पंप पर 2 गुलदार आदम के ये देख राहगीरों के होश फाख्ता हो गए। मौके से गुजर रहे नवजोत सिंह नाम के एक युवक ने अपनी कार से गुलदार का वीडियो बनाया है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। इशारा भी कर रही हूं कि वीडियो जो 2 गुलदार लेपर्ड घूमते हुए पाए गए पेट्रोल पंप में, ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है उम्मेदपुर में, और यहाँ पर आए दिन गुलदार घूमते हुए दिखाई देते हैं। और रात जब मैं अपने घर को वापस आ रहा था 11:30 बजे के लगभग, तो मैंने देखा कि रोड पर 2 गुलदार घूम रहे थे, और उसके बाद वो पेट्रोल पंप के अंदर को चले गए। तो इसलिए उसकी वीडियो बिल्कुल साफ बनी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।